हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि हम लोग का जो नर जनतंत्र का लेक्चर चल रहा था, है ना, उसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिया। हालांकि इस लेक्चर लेने की आवश्यकता ना पड़ती, 5वां लेक्चर में ही ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता, लेकिन कुछ कारणवश, है ना, वीडियो मतलब रुक गया था, जिसके वजह से हमको ये लेक्चर वापस से हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर 5 लेक्चर आप देख लिए हैं तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, जो भी चीजें बताई गई है 5 लेक्चर में पूरा डिटेल से बताई गई है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक बार आप पूरे लेक्चर को देख लेते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आपको फिर नर जनन तंत्र से संबंधित थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। है कि नहीं बात। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं पिछले वाला वीडियो को, तो जा करके प्लीज जरूर देखिए, है ना। आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा और आपको चीजें एकदम सटीक समझ में भी आएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद वीडियो देखने का मजा ही कुछ और रहेगा। है कि नहीं बात। चलिए, तो आज हम लोग का जो बचा हुआ टॉपिक था, हमने पिछले लेक्चर में प्रोस्टेट ग्रंथि तक कवर कर लिया था। जो प्रोस्टेट ग्रंथि दिख रहा है यहाँ पे, जो रेड कलर से हम दिखाए हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसको हमने कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। यहां तक पूरा कवर कर लिए थे, मूत्रमार्ग वगैरह कवर हो गया था, ठीक है। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे ये जो हरे रंग से जो ग्रंथि को दिखाएं, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल एक ही को में लिखाता है, सॉरी, एक ही साथ लिखाता है, बल्बो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा ढंग से, बढ़िया से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो दिख रहा है ये बल्ब के समान का, हालांकि हम दिखाएं हरा रंग से है, लेकिन होता पीला है एक्चुअल में, ठीक है। क्या होता है बाबू, हम दिखाएं भले हरा है, लेकिन ये जो होता है ना बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होता है, ये कैसा होता है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का संरचना होता है। और जैसा कि आप लोग जानते भी है कि जो बल्ब होता है, बल्ब कैसा होता है, पीला वाला बल्ब, देखे ना, रेड वाला जो आता था पहले, है नहीं बात। अब तो खैर एलईडी आ गया तो सब व्हाइट व्हाइट दिखता है, लेकिन पहले वाला जो बल्ब आता था वो पीला रंग के ही आता था, है कि नहीं बात। तो वही बल्ब के समान संरचना होती है, जो मूत्र मार्ग के दोनों तरफ स्थित होती है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, तो देखिए इससे भी क्या होता है, एक तरल का स्राव होता है ना, और श्लेष्मयुक्त तरल का स्राव होता है। श्लेष्मयुक्त कहने का मतलब चिकना तरल का स्राव होता है। देखिए ढेर लोग श्लेष्मयुक्त का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो बताना पड़ता है कि नहीं बात। तो श्लेष्मयुक्त का मतलब होता है चिकना, है ना। तो इससे जो तरल का स्राव होता है वो चिकना होता है, बहुत चिकना तरल होता है। अच्छा, उसका मेन काम क्या होता है, तो देखिए वो तरल जो है ना, सबसे पहला तो ये मूत्र मार्ग में चिकनाहट उत्पन्न करता है, ठीक है। मूत्र मार्ग में, और जो श्लेष्मयुक्त तरल होता है उसमें भी थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का वो होता है। और क्षारीय प्रवृत्ति होने की वजह से जो मूत्र मार्ग का जो मूत्र मार्ग में जो मूत्र की वजह से जो अम्लीयता उत्पन्न होता है, क्योंकि मूत्र का पीएच मान होता है, पता है ना आप लोगों को, है ना, मूत्र अम्लीय होता है। तो मूत्र की वजह से जो ये मूत्र मार्ग में अम्लीयता उत्पन्न हो जाता है, उस अम्लीयता को समाप्त करता है। और साथ ही साथ सबसे मेन काम जो है ना, इससे निकलने वाला जो तरल है उसका सबसे मेन काम क्या है ना, मूत्र मार्ग में चिकनाहट उत्पन्न करना। ये मूत्र मार्ग में चिकनाहट उत्पन्न करता है, और इसके साथ साथ ये मैथुन के समय स्त्री जनन पथ को भी चिकना बनाता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यहाँ से वो तरल साबित होता है, जो मूत्र मार्ग के रास्ते हुए होते हुए, है ना, यहाँ से होते हुए बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलता है तो कहाँ प्रवेश करता है, स्त्री जनन पथ में प्रवेश करता है। और स्त्री जनन पथ में जब प्रवेश करता है तो स्त्री जनन पथ को क्या करता है, चिकना बनाता है। चिकना बनाता इसलिए बनाता है ताकि जब मैथुन की क्रिया हो तो किसी प्रकार के घर्षण से, मतलब स्त्री जनन पथ को कोई नुकसान ना हो, है ना, वहां पे कोई सेल वगैरह डैमेज ना हो, जिसकी वजह से स्त्री जनन पथ को चिकना बना देता है। कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से जो चिकनी सॉरी श्लेष्मयुक्त तरल का स्राव होता है वो। क्लियर है चीजें जी। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है क्या, एक बल्ब के समान पीले रंग की संरचना है,
बल्ब के समान कैसा है, पीले रंग की संरचना है जो मूत्र मार्ग के दोनों तरफ स्थित होता है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, देखिए हम लिखने वाले हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के बारे में, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है क्या, सिंपल, तो यह बल्ब के समान संरचना है, यह पीला पीला होता है, कैसा होता है भाई, पीला। तो यह पीले रंग की बल्ब के समान संरचना है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, इसके नीचे, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ, मूत्र मार्ग के दोनों तरफ स्थित होता है। क्लियर है ना, यह बल्ब के समान पीले रंग की संरचना है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ स्थित होता है, स्थित है। अच्छा, एक बात और अगर बात करें इसके बारे में, इससे क्या होता है भाई, तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है इससे एक श्लेष्म युक्त तरल का स्राव होता है जो है ना मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, इसके साथ साथ मैथुन के समय स्त्री जनन पथ को भी क्या करता है, चिकना बनाता है। मैंने यही काम है इसका, है कि नहीं बात। तो इससे क्या होता है जी, तो इससे एक तरल का स्राव होता है, श्लेष्म युक्त तरल लिखेंगे, इससे एक श्लेष्म युक्त तरल का स्राव होता है, जो मूत्र मार्ग है ना को चिकना बनाता, मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है एवं मैथुन के समय, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैथुन के समय स्त्री जनन पथ को भी चिकना बनाता है, क्लियर है जी चीजें, बस इतना याद रखिएगा कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है उससे क्या होता है, वो एक श्लेष्मयुक्त तरल का स्राव होता है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है एवं मैथुन के समय स्त्री जनन पथ को भी क्या करता है, चिकना बनाता है। क्लियर, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमको पढ़ना है पूरा शिश्न के बारे में। ये पूरा जो संरचना दिख रहा है ये पूरा शिश्न है, ठीक है ना, जो आपको यहां से लेकर के पूरी संरचना दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी संरचना दिखाई दे रही है ये पूरा है शिश्न। क्या है, इसको बोलते हैं शिश्न, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो शिश्न के बारे में अगर बात करें कि शिश्न है क्या, है ना, शिश्न है क्या, तो शिश्न बेसिकली क्या होता है, शिश्न क्या होता है, सिंपल बात में अगर बात करें हम
तो शिश्न एक पुरुष का क्या है, मैथुनांग है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इसका काम होता है। और मेन इसका काम क्या होता है, शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ में प्रवेश करवाना। शिश्न का मेन काम यही है ना। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया होती है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ में ले जाने का काम कौन करता है, यही शिश्न करता है, पेनिस करता है। समझ में आ रहा है चीजें। तो यह क्या है, यह एक मैथुनांग है, ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है, शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ में क्या करना, प्रवेश करवाना। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, है ना, तो इस पे ये जो होता है ना, इसके बारे में अगर बात करें तो शिश्न जो होता है वो स्तंभाकार उत्कों से बना होता है। किससे बना होता है भाई, स्तंभाकार उत्कों से बना होता है ना। क्या नाम होता है उसका, तो जो स्तंभाकार ऊतक होता है इसमें, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे स्तंभाकार ऊतक से बना होता है, चारों तरफ होता है। उस स्तंभाकार ऊतक का नाम होता है बुआ कर्पोरा केवर्नोसा। क्या नाम होता है, कर्पोरा केवर्नोसा। मतलब ये जो स्तंभाकार यहाँ पे जो ऊतक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पूरा जो ऊतक दिखाई दे रहा है, इस ऊतक का नाम क्या होता है, कर्पोरा केवर्नोसा। क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं, इस ऊतक को बोलते हैं, स्तंभाकार ऊतक होता है, लंबा लंबा होता है, ठीक है ना। क्यों स्तंभाकार ऊतक होता है, ताकि वह शिश्न को का दृढ़ बनाए, शिश्न को दृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तो ये शिश्न पूरा मतलब क्या हो जाता है, दृढ़ बन जाता है ना, ताकि क्या हो, ताकि स्त्री जनन पथ में आराम से प्रवेश कर सके और शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ में वहां पे क्या करवा सके, पहुंचा सके, है ना। तो स्त्री यहाँ पे इसको दृढ़ बनाने के लिए एक ऊतक होता है ना, दृढ़ बनाने के लिए एक ऊतक होता है, और उस ऊतक का नाम क्या है, कर्पोरा केवर्नोसा। कर्पोरा कर्पोरा केवर्नोसा, केवर्नोसा, कर्पोरा केवर्नोसा। और इसके अंदर यहाँ पर भी एक ऊतक होता है ना, यहाँ पर भी ऊतक होता है, यहाँ पे भी एक लेयर होता है, हालांकि बनाया नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी चारों तरफ एक पतला लेयर होता है, जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे ये पूरा, सॉरी, समझिएगा चीजों को। ठीक है, तो जो ब्लू कलर का यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पंजियोसम, है ना। कॉर्पस 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 स्पंजियोसम, स्पंजियोसम, कॉर्पस स्पंजियोसम, ठीक है, बात क्लियर है। और इसके अलावा जो शिश्न है एक पतला लेयर से ढका होता है, पतली त्वचा से ढका होता है, जिसको बोलते हैं शिश्नाग्र छद्र। क्या बोलते हैं, शिश्नाग्र छद्र। जो पूरा शिश्न होता है, शिश्न एक पतली त्वचा से ढका होता है, पतला लेयर से ढका होता है, और इस त्वचा को बोलते हैं शिश्नाग्र छद्र, शिश्नाग्र छद्र, छद्र, इसमें लिख देते हैं शिश्नाग्र छद्र। पूरा एक लेयर से ढका होता है, पतला लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, शिश्नाग्र छद्र, ठीक है जी। तो सिंपल इतना हमको बात किसी के बारे में, शिश्न के बारे में पता होनी चाहिए। तो शिश्न के बारे में हम क्या लिखेंगे, अगर कोई पूछेगा शिश्न के बारे में हमको, तो क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, शिश्न के बारे में क्या लिखेंगे, क्या शिश्न क्या है, सबसे पहला यह पुरुष का, यह पुरुषों का मैथुनांग है, मैथुनांग है, जो मैथुन के समय, मैथुन के समय, है ना, शुक्राणुओं को
शुक्राणुओं को, सॉरी, जो मैथुन के समय शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ में ले जाता है। तो किसके माध्यम से शुक्राणु स्त्री जनन पथ में प्रवेश करते हैं भाई? तो यही शिश्न के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे ये जो होता है, ये मांसल संरचना होता है बेसिकली शिश्न, है ना। कोई दिक्कत है? ये जो शिश्न होता है ये मांसल संरचना होता है जो 3 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है ना। या इसके में 3 प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। सबसे अंदर जो लेयर होता है यहाँ पे जो मूत्रमार्ग के समीप होता है उसको बोलते हैं कार्पस स्पेंजियोसम। और जो बीच का जो लेयर होता है यहाँ पे, है ना, स्तंभाकार ऊतकों से बना होता है जो शिश्न को दृढ़ बनाता है, उसको बोलते हैं कार्पोरा केवर्नोसा। और जो बाहरी से एक पतली से लेयर होता है जिससे ढका होता है उसको बोलते हैं शिश्नाग्र छद्म। ठीक है, तो अगर इसके बारे में और बात करें अपन शिश्न के बारे में तो क्या बोलेंगे कि इसके अंदर, इसके आंतरिक हिस्से में मूत्रमार्ग के समीप है ना, इसके आंतरिक हिस्से में, है ना, आंतरिक हिस्से में मूत्रमार्ग के समीप, है ना, मूत्रमार्ग के समीप वाले अस्तर को, समीप वाला अस्तर है ना, क्या कहलाता है वो? कार्पस स्पेंजियोसम कहलाता है। कार्पस स्पेंजियोसम स्पंजियोसम है ना कहलाता है, ठीक है ना, सिंपल बात है ना। और जो अस्तर होता है कार्पस स्पंजियोसम क्या होता है? यह झिल्ली में होता है। यहाँ पे लिख ही देते हैं जो कि स्पर्जियोसम कहलाता है, जो कि एक झिल्ली में अस्तर है, एक झिल्ली में अस्तर है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में अगर चलेंगे आगे तो आगे क्या दिख रहा है अपन आगे, है ना, शिश्न को दृढ़ बनाने के लिए, है ना, शिश्न को दृढ़ बनाने के लिए स्तंभाकार, है ना, इसके बीच में क्या होता है? एक स्तंभाकार ऊतक होते हैं जिसे क्या कहता है? कार्पोरा केवर्नोसा। मतलब शिश्न को दृढ़ बनाने हेतु इसके, है ना, बनाने हेतु कार्पस स्पंजियोसम के ऊपर जी शिश्न को दृढ़ बनाने हेतु क्या जी? हेतु कार्पस स्पंजियोसम के ऊपर कार्पस स्पंजियोसम के ऊपर है ना स्तंभाकार ऊतक उपस्थित होते हैं जिन्हें कार्पोरा केवर्नोसा कहा जाता है।
केवरनोसा कहा जाता है ना। मतलब क्या होता है, शिश्न को दृढ़ बनाने के लिए, जो शिश्न है टाइट बन जाए, दृढ़ बनाने के लिए इसके बीच में जो है ना, मतलब कर्पोरा स्पंजियोसम के ऊपर एक क्या होता है, स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है, इसको क्या कहता है, कर्पोरा केवर्नोसा कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट क्या होता है, जो शिश्न होता है एक पतली आवरण से ढका होता है ना, त्वचा की एक पतली आवरण से ढका होता है, जिसको शिश्नाग्र छद कहा जाता है। क्लियर है चीजें। तो क्या बोलेंगे, शिश्न, शिश्न है ना, एक पतली, एक पतली शिश्न, ऐसे लिखते हैं, शिश्न त्वचा की एक पतली, त्वचा की एक पतली पतली आवरण से ढका होता है, आवरण से ढका होता है, ढका होता है, जिसे शिश्नाग्र छद कहा जाता है। शिश्नाग्र छद। ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिए, शिश्नाग्र छद एक एक में लिख दिए, ठीक है। शिश्नाग्र छद, शिश्नाग्र छद कहा जाता है, सिंपल है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या है कि जो क्या है, शिश्न जो है, यहाँ शिश्न जो है एक पतली लेयर से ढका होता है पूरा चारों तरफ, है ना। यहाँ पे भी होता है, उभर उभरा हुआ ऐसा होता है, उभर जाता है ना, पूरा लेयर से ढका होता है, पतला लेयर से, उसको कहते हैं शिश्नाग्र छद। क्लियर है। तो ये रहा बातें बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि के बारे में और शिश्न के बारे में। जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है लास्ट, ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब लास्ट जो हम लोग को देखना है इसमें, शिश्न समझ लिए। अब लास्ट जो समझना है हमको, इस संरचना को संरचना समझना, जो उभरा हुआ संरचना है, जिसको शिश्न मुंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिश्न मुंड, शिश्न मुंड, इसी को समझना है हमको। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे अपन। शिश्न मुंड, शिश्न मुंड, शिश्न मुंड होता क्या है, सिंपल बात याद रखिएगा कि जो शिश्न होता है, शिश्न, शिश्न का अगला सिरा कुछ उभरा हुआ होता है ना। शिश्न का अगला सिरा क्या होता है, कुछ उभरा हुआ होता है ना। क्लियर है। उसको ही कहा जाता है, शिश्न मुंड कहा जाता है। यह क्या होता है, वो शिश्नाग्र छद द्वारा ढका होता है, मतलब जो लेयर आवरण होता है उसी से ढका भी होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, शिश्न का अगला हिस्सा जो उभरा हुआ होता है, शिश्न का, है ना, अगला सिरा या अगला भाग, अगला भाग जो हल्का, हल्का सा उभरा हुआ होता है, उभरा होता है, शिश्न का अगला भाग जो हल्का सा उभरा होता है, शिश्न मुंड कहलाता है। शिश्न मुंड, शिश्न मुंड कहलाता है। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा, यह किसके द्वारा, तो यह शिश्नाग्र छद द्वारा ढका होता है, सिंपल। यह शिश्नाग्र छद, ऐसे लिखा गया ना, यह शिश्नाग्र छद द्वारा
ढका होता है। यह शिश्नाग्र छद द्वारा ढका होता है। क्लियर है? बस इतने जानना था शिश्नमुंड के बारे में। बस हम लोग इतना कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और जो हम लोग जानेंगे, लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वीर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे मतलब इसको भी जानना थोड़ा सा जरूरी है, हम लोग जानेंगे वीर्य के बारे में। वीर्य है क्या? सिंपल बात जाने, वीर्य क्या है अगर कोई पूछे तो वीर्य में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले ये बताइए आप लोग। तो वीर्य में सबसे पहला तो होता है शुक्राणु। इसके अलावा है ना, शुक्राशय से जो क्षारीय प्रद्रव निकलता है, तो शुक्रिय प्रद्रव जिसको बोलते हैं, तो शुक्रिय प्रद्रव होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव निकलता है वो भी वीर्य में, मतलब वीर्य में काउंट किया जाता है। तो वीर्य में मेनली 3 चीजें होती है, शुक्राणु, प्रोस्टेटिक स्राव और क्या, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव। ये तीनों मिल करके किसका निर्माण करता है? वीर्य का। क्लियर है? तो वीर्य में क्या क्या चीजें होती है, तो वीर्य के अगर बारे में बात करें हम, तो वीर्य में क्या क्या चीजें होती है, तो क्या लिखेंगे अपन कि शुक्राणु, क्या क्या होती है? शुक्राणु, शुक्राणु कोमा क्या, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव बोल दीजिए, या फिर इसको बोलते हैं शुक्रिय स्राव बोल दीजिए, है ना। तो शुक्राणु कोमा क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव तथा प्रोस्टेटिक स्राव, प्रोस्टेटिक स्राव। प्रोस्टेटिक स्राव मतलब क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव निकलता है ना, मिलकर वीर्य का निर्माण करती है, मिलकर वीर्य का निर्माण करती है, ठीक है जी। तो वीर्य में क्या क्या चीजें होती है, तो हमने भी बताया कि जो वीर्य है, वीर्य में क्या क्या चीजें होंगी, तो वीर्य में सबसे पहला जो होगा वो होगा शुक्राणु, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा नहीं कि वीर्य में केवल शुक्राणु होता है, वीर्य में पहला तो होगा शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वीर्य में, वो होगा कुछ क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य, एक मिनट, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य, क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य। और जो लास्ट है वीर्य में, वो कौन होता है? प्रोस्टेटिक स्राव। प्रोस्टेटिक स्राव, ये 3 चीजें होती है वीर्य में, ठीक है जी। अच्छा, अगर बात करें हम क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव जो है, ये किससे स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है किससे? शुक्राशय से। शुक्राशय से कौन स्रावित होता है? क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव, शुक्राशय से स्रावित होता है। इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, हम बताया भी थे। और जो प्रोस्टेटिक स्राव है, किससे स्रावित होता है जी? तो ये स्रावित होता है प्रोस्टेट ग्रंथि से, प्रोस्टेट ग्रंथि से, ठीक है ना। अच्छा, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होता है, ऐसे लिख देते हैं। स्रावित होता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोस्टेटिक स्राव है इसका रंग कैसा होता है? तो दूधिया रंग का तरल होता है, दूधिया रंग का तरल।
प्रोस्टेटिक स्राव कैसा होता है, तो दूधिया रंग का तरल होता है, और ये तीनों मिल करके तब बनाता है वीर्य। एक बात याद रखिएगा कि जो वीर्य होता है, वीर्य में सबसे ज्यादा जो होता है वो क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव होता है, सबसे ज्यादा यही होता है, सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होता है वीर्य में, लगभग इसकी मात्रा होती है 80% यही होता है। पूरा वीर्य में 80% भाग कौन होता है, क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव, ठीक है ना, 80%। बाकी 20% में दोनों होता है, शुक्राणु और प्रोस्टेटिक स्राव जो होता है, ठीक है ना। एक बात और याद रखिएगा कि जो देखिए ये बात कहने को है ना, मतलब क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव और प्रोस्टेटिक स्राव ये सब तरले है, दोनों लिक्विड होता है, दोनों लिक्विड ही होता है ना, और शुक्राणु तो बहुत छोटा है ही, है ना, तो इस सब आपस में मिल जाता है, तो जो निकलता है ना वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है पूरा। जो वीर होता है किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है पूरा, ठीक है ना, और उसी में कौन होता है, शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु के साथ साथ ये सब भी आते हैं और ये सब वीर्य में काउंट होते हैं, ठीक है। और एक स्खलन में बात करें कि अगर एक बार वीर्य निकलता है मानव शरीर से बाहर, तो एक स्खलन में लगभग 3 से 3.5 ml वीर्य निकलता है ना। तो अगर वीर्य के बारे में अगर इंफॉर्मेशन और हम लिखें तो एक स्खलन में एक स्खलन में लगभग 3 से एक स्खलन में लगभग कितना 3 से 3.5 ml वीर्य है ना, मानव एक स्खलन में लगभग 3 से 3.5 ml वीर्य है ना बाहर निकलता है। तो जब एक बार स्खलन होता है ना, एजुकेशन एक बार जब होता है तो उस कंडीशन में है ना 3 से 3.5 ml जो है ना वीर्य बाहर निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब सर एक बात और बनता है कि सर वीर्य में शुक्राणु कितना होता है, तो बताया ही जाता है कि लगभग 50 से 150 मिलियन प्रति मिलीलीटर शुक्राणु होता है। कितना, 50 से 150 मिलियन प्रति मिलीलीटर, मतलब लगभग अगर बात करें तो 150 से लेकर के 400 मिलियन के आसपास शुक्राणु रहते हैं किसमें, वीर्य में, है ना। कितना, 150 से लेके 400 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, समझ में आ रहा है चीजें। तो जो वीर्य होता है, वीर्य में कितना शुक्राणु होते हैं, तो वीर्य में अगर बात करें तो वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लगभग कितना बोलते हैं, 50 से, है ना, 50 से 150 मिलियन, 50 से 150 मिलियन प्रति मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है ना, ml बोल लीजिए या मिलीलीटर पूरा लिख लीजिए, मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, 50 से 150 मिलियन बहुत ज्यादा अमाउंट है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है भाई, तो 50 से 150 मिलियन प्रति मिलीलीटर है, मतलब 1 मिलीलीटर में इतना शुक्राणु है, तो 3 में समझ जाइए कितना होगा, हो जाता। लेकिन अगर ऐसे हम अमाउंट में वो बात कर ले ऐसी, है ना, तो जो डाटा दिया जाता है मतलब बुक में, है ना, वो बताया जाता है कि लगभग 20 से 25 करोड़ शुक्राणु एक बार में एक स्खलन में बाहर निकलते हैं। क्या करोड़, 20 से 25 करोड़, अगर करोड़ में लिख लें तो सिंपल लिख देंगे कि एक स्खलन में जो शुक्राणु निकलता है, कहाँ लिखते हैं, यही लिख देते हैं कि एक स्खलन में लगभग, एक स्खलन में लगभग 20 से 25 करोड़ शुक्राणु नर के शरीर से
शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, कितना निकलते हैं बाबू? 20 से 25 करोड़। ठीक है, बस अपना जो ये चैप्टर था, मतलब ये टॉपिक था पूरा नर जनन तंत्र का, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, है ना। जो भी दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया था टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक ही लेंदी है वैसे ही, है ना। और हम चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में भी कवर किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन हाँ, हम नेक्स्ट बार से कवर करें, कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से निपटा दिया जाए। देखिए मतलब समय इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि हम एक एक चीज़ को लिख रहे हैं बोर्ड पे, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। आप चाहे तो वीडियो को 2x पर करके देख सकते हैं आप लोग, है ना। दोगुना पर करके देखिएगा तो आपको जल्दी जल्दी से आप वीडियो को देख लीजिएगा, है कि नहीं बात। क्योंकि हम एक एक चीज को लिख रहे हैं बोर्ड पे, एक एक चीज को मतलब एक एक चीज को समझा रहे हैं, फिर एक एक चीज को लिख रहे हैं, इसलिए इसमें समय ज्यादा लग रहा है ना। अगर हम बोल के लिखवाते हैं तो समय कम लगता, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में कम आता। इसलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी चीजें हम पढ़ाएं, एक एक चीज को आपको लिख करके दिखाएं, और लिखे एक एक चीज को बोर्ड पे, है ना, ताकि आप लोग को पूरा सटीक समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन चीजें एकदम समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, है ना। आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में चीजें आई या नहीं आई, आपको नर जनन तंत्र पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि जहाँ कहाँ पे डाउट है, सारी चीजों को बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना फीडबैक, क्योंकि आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपके रिस्पांस से ही हमारे आगे का जर्नी तय होगा। ठीक है, तो लेते हैं आपसे इतने पर विदा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।